चलो एक और क्लास हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, ठीक है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, देखो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज। और हम लोग केमिकल चेंज को ही क्या कहते हैं बताओ, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और केमिकल चेंज हुआ है मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो केमिकल चेंज हो या केमिकल रिएक्शन हो, उसमें क्या क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, नहीं होता क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट होता है, और क्या होता है बताओ, चेंज इन व्हाट, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंज होता है। एक और बताओ क्या था, चेंज इन कलर, चेंज इन, ठीक है ना। ये सारी वो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिसकी हेल्प से आप बता पाओगे कि केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो केमिकल चेंज है हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हम किसी केमिकल चेंज को लिखेंगे कैसे, उसके दो मेथड्स हैं। क्या है उसके, तो लिखो हेडिंग वेज ऑफ, ये हमारा आज का हेडिंग होगा, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ना, वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिखो, वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है ना। मतलब केमिकल रिएक्शन को आप लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो या लिख सकते हो, है ना। हम उसकी बात यहाँ पर आज करेंगे, ठीक है ना। हो गया इतना। देखो हमारे पास टू वेज हैं, देयर आर, लिखो देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट a chemical reaction, पहला वे क्या है, वे मतलब तरीका, मेथड्स है ना। तो हमारे पास दो तरीके हैं केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का। पहला क्या है, वर्ड फॉर्म, और सेकंड क्या है, केमिकल इक्वेशन। इसीलिए जो नाम है चैप्टर का वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहले क्या बात हुई, केमिकल रिएक्शन और फिर वर्ड, है ना। तो वर्ड फॉर्म कह लो, यहां से लिखो वर्ड इक्वेशन, क्या लिखोगे आप, वर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। वर्ड इक्वेशन ज्यादा सही रहेगा। ये आपके नोट्स जो है ना बनते जाएंगे, एनसीईआरटी का एक भी लाइन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, है ना। और सर लाइन जो होगा ना वो हम लोग कर लेंगे कवर, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले बताओ वर्ड पे क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं वर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले है क्या, वर्ड इक्वेशन। तो बताओ वर्ड इक्वेशन में क्या होता है। देखो वर्ड का नाम है वर्ड का मतलब क्या होता है कि वर्ड के फॉर्म में लिख जाएंगे। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन था, लास्ट जब हमने किया था एक्सपेरिमेंट, तो हमने उसमें क्या लिया था, हमने उसमें लिया था सल्फ्यूरिक एसिड प्लस क्या लिया था, जिंक, है ना। जिंक होता है मेटल। तो ये सब वर्ड में तो लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, वर्ड में। तो जिंक को हमने ऐड किया था, मतलब डाला था किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो हमको मिला था क्या, जिंक सल्फेट। क्या मिला बताओ, जिंक सल्फेट मिला, जिंक सल्फेट।
और साथ में जो आपने उसमें बैलून लगाया था, क्या था, गुब्बारा लगाया था उसके मुंह पे, क्या फूल गया था? नहीं फूल गया था? क्यों फूल गया था वो? क्योंकि उसके अंदर एक गैस भरा। क्या भरा? इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ था उसमें। और वो जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है, वो गैस कौन सा था? तो वो गैस था बच्चा पार्टी हाइड्रोजन। दैट गैस वाज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो ये क्या, ये वर्ड फॉर्म है। क्या है ये वर्ड फॉर्म है, वर्ड इक्वेशन है। जो केमिकल चेंज आपने देखा था लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट में, ये वही वर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना? तो अगर हम किसी केमिकल फॉर्म, मतलब किसी केमिकल चेंज को अगर हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वर्ड इक्वेशन। ठीक है ना? हाँ। और जो ये एरो है, एरो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? मैथ में आप क्या लिखते हो? x इक्वल टू 4। क्या लिखते हो? मतलब x की वैल्यू क्या है? 4। ऐसे ही केमिस्ट्री में इक्वल की जगह पे क्या लगाते हैं? एरो। क्या लगाते हैं? तो अपन इसको एरो नहीं बोला करेंगे, अपन इसको बोला करेंगे, क्या बोला करेंगे? इक्वल। क्या बोलेंगे? क्या कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना? आप यहां चाहो तो गैस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं बताओ? लेफ्ट हैंड साइड। बोलो एरो से जो पीछे है, क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट हैंड साइड। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? याद आपको? रिएक्टेंट। क्या बोलते थे? और इक्वल टू के इधर जो होता है इसे क्या बोलते थे? राइट हैंड साइड बोलोगे, इसका नाम भी था कुछ है, इसको बोलते थे अपन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। है ना? ये घर पे तुम्हें जाके नोट्स पढ़ने भी है। ठीक है ना? पढ़ेंगे तभी तो आएगा, नहीं तो तुम नोट्स लिखवा देंगे, आप भूल जाओगे, आप भूल जाओगे। यानी कि इन वर्ड इक्वेशन, we write the chemical change in form of word। हम उसे वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं केमिकल चेंज, है ना? कोई वर्ड है पूरा। ठीक है, अब हम इसके बाद जाए कहां पर? केमिकल इक्वेशन पे। कहां जाएंगे बताओ? केमिकल इक्वेशन पे। और केमिकल इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं? केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। कहां पर? वर्ड की जगह पे। हम किसी भी केमिकल चेंज को या केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट वर्ड का मीनिंग समझते हो ना? दिखाना, बताना, है ना? वर्ड इक्वेशन आपने पढ़ लिया। इसके बाद क्या देखो? केमिकल इक्वेशन। देखो एडिम, केमिकल इक्वेशन ये सेकंड फॉर्म है, मतलब सेकंड वेज है, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का सेकंड वे है। ठीक है, लिखो फटाफट से इसमें। इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन या चेंज बात रखिए, केमिकल रिएक्शन, वी राइट द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है ना? इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। So it is called chemical equation। ठीक है, हम इसे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। दिख रहा है आप सभी को? लिख पा रहे हो? केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखो हमारा वही रहेगा, एग्जाम्पल हमारा जो था वही रहेगा। आपने क्या लिया था? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। क्या बोलते हैं?
अब मैंने अगर आज लिख दिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, तो आज के बाद हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि मैं जब भी बोलूंगा सल्फ्यूरिक एसिड, आप क्या लिखोगे? H2SO4, ठीक है? तो आज के बाद बोलेगा नहीं कोई कि मुझे कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना? ये याद करना पड़ता है, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आपने क्या लिया था? जिंक मेटल, याद है आपने? बताओ जिंक का सिंबल क्या होता है? जिंक का है पता किसी को? हाँ, जेड है बस। बेटा जिंक का सिंबल क्या होता है? जेड होता है। वेरी गुड, जेड सबको याद होना चाहिए। तुम्हें 30 तक एलिमेंट मैंने याद करवाया था ना? हाँ भाई, तुम्हें याद नहीं है? कहाँ याद है? जेड जेड कर रहे तुम तो खाली है, बिल्कुल बोल दो सुने। जिंक हो गया। अब देखो, अच्छा ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तुमको याद है SO4 को सल्फेट कहा था मैंने, याद कर लो। और H+ आयन को बोला था हाइड्रोजन। तो उन्हीं दोनों को वो करते हैं ना, ऐसे करके इनटू करते हैं, क्रिस क्रॉस। हाँ, तो क्या बनता है? बनता है ना फॉर्मूला। तो आपको वहां से देखो H+ आयन को ये होता है, इसके ऊपर है ना, सल्फेट में क्या होता है? -2 क्रॉस बना करते हैं ना, H गुना 2 में होगा तो क्या बनेगा? H2 और SO4। तो यहाँ पर एक है ना, ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। अगर भूल जाए किसी का तो आप पता बनाना, तो बना लोगे ना, क्योंकि इस चैप्टर में आगे जब वर्ड इक्वेशन होगा तो वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ठीक है ना? तो बैलेंस करने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे करते हैं, फटाफट सब कर लोगे। H2SO4 प्लस जिंक इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? जिंक सल्फेट मिलता है। आपने अभी क्या लिखा था पीछे वर्ड इक्वेशन को? जिंक सल्फेट लिखा था ना, तो जिंक सल्फेट को यह फॉर्मूला। अब जिंक पे क्या होता है? +2। क्या होता है? अब जिंक पे होता है +2, तो जिंक +2 सल्फेट पे क्या होता है? SO4 -2, 2 × 2 क्या होता है? खत्म, ये हो गया। अब इसकी इंटू तो हो जाएगी, तो जिंक और ये SO4 हम इसे क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं? अगर किसी ने कहा कि जिंक सल्फेट है और आपको नहीं पता फॉर्मूला, तो आपको आयंस याद होने चाहिए। आयंस 9th क्लास में आता है ना, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट है ना, बाइसल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सभी के आयंस याद है? सीधे याद है? तुम्हें याद है भाई? बट आप याद करें ना, याद कर लेना, ठीक है? 9th क्लास की बुक में है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में, ठीक है ना? उसके बिना यहाँ पर तुम लोग लैब करोगे केमिस्ट्री में, अगर वो याद नहीं है तो, ठीक है? तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कौन? ये आयन सारे। और इसके बिना आप कर नहीं पाओगे बोर्ड में क्वेश्चन बैलेंस वाला। जिंक सल्फेट प्लस मैंने क्या लिखा था? हाइड्रोजन गैस हमें लिखा था ना। तो हाइड्रोजन गैस में तो क्या होता है सिंबल? हाइड्रोजन गैस का होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, सॉरी H2। ये हाइड्रोजन गैस क्या है? ठीक है ना? तो ये क्या हमारा केमिकल इक्वेशन। क्या है हमारा केमिकल इक्वेशन? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। बताओ ये लिखने में समय लगेगा या फिर ये लिखने में समय लगेगा? भाई एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक प्लस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एक तो ये है लिखने का तरीका केमिकल चेंज को, और एक ये वाला है तरीका। बताओ किसको हम आसानी से लिख पाएंगे? इस वाले को आसानी से लिख पाएंगे ना, और जल्दी लिख पाएंगे, है कि नहीं? है ना? किसी को फोन आया तो हमें सबसे आसान कौन सा लगा बताओ तरीका? ये वाला मेरा है ना। तो केमिकल चेंज हो या केमिकल रिएक्शन हो, उसको रिप्रेजेंट करने का सबसे इजी वे ये है ना? अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं। ईच एलिमेंट, देखो ये तो हो गया तुम्हारा क्या फॉर्मूला, ये क्या हो गया? ये हो गया फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, नहीं हो गया? अब ये कोई कंपाउंड थोड़ी है, ये क्या है? एलिमेंट। क्या है ये? एलिमेंट है, ठीक है ना? तो हम एक बात कह सकते हैं चिल्ला चिल्ला के, और गली का बच्चा बच्चा जानता है। क्या जानता है? कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ नॉट रिएक्शन,
equation, in a chemical equation we write chemical formula we write the chemical formula, है ना? हाँ, और एलिमेंट इसमें कर दो मेंशन, ठीक है ना? एलिमेंट दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना? और एलिमेंट इसी में कर देना आप लोग मिक्स, और एलिमेंट विद फिजिकल स्टेट, समझते हो? विद फिजिकल स्टेट समझते हो? नहीं समझते? जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है मेरे पास में? तो किस फॉर्म में था बताओ? लिक्विड स्टेट में था। किसमें? लेकिन इसमें पानी मिक्स था, पानी क्योंकि डाइल्यूट था मेरे पास, है ना सल्फ्यूरिक एसिड। अगर प्योर होता तो हम उसमें लिखते लिक्विड स्टेट L। अब यहां पर ये क्या था बताओ? पानी में मिक्स था, तो हम इसको बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं? एग्जांपल देखो आप फटाफट से, एक एग्जांपल और देखो आप केमिकल इक्वेशन का। आपको याद है आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था, क्या लिया था? पता जो मैग्नीशियम रिबन था, देखो मेरे पास अभी है ये मैग्नीशियम रिबन है ना, ये वही है रिबन। देखो अब ये बिल्कुल ना इसके ऊपर एक लेयर बन गया है ऑक्साइड का, तो इसको हम लोग ना क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसको रबिंग करके ना क्लीन करते हैं ताकि अच्छे से बर्न हो सके। क्लीन क्यों करते हैं कोई पूछेगा तो आप बताओगे कि ऑक्साइड की लेयर होती है उसके ऊपर, उसे हम लोग हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? बर्निंग में इजी होता है, ठीक है ना, आराम से जल सकता है, अदरवाइज जल्दी से जलेगा नहीं, ठीक है ना। देखो तो मैग्नीशियम रिबन बताओ कौन से था स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में तो जल रहा था, वो नहीं जल रहा था, तो वो क्या था? गैस। क्या था वो? गैस। और बना क्या था बताना? क्या बना था? राख, यानी एस, और वो भी था तुम्हारे किस फॉर्म में? सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। मैं इसे बैलेंस कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है ना, क्यों कर दिया बैलेंस वो बाद में बताएंगे, ठीक है ना। आप ध्यान ये समझो कि ये केमिकल इक्वेशन है, इसमें केमिकल फॉर्मूला लिखा गया, केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये एलिमेंट, ठीक है ना, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कॉपी करो। एक चीज और, केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? नेसेसरी कंडीशन। क्या ये क्या होता है? हर एक रिएक्शन हमेशा अपने आप नहीं होती, अपने आप। अगर मान लो सोडियम लाके यहां पर मैं रख दूं हवा में इधर, तो आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वो हम लगा के दिखाएंगे आग, अभी नहीं, थर्ड चैप्टर में जब पढ़ाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल, फिर आपको सोडियम से मिलवाएंगे, ठीक है ना। और जब सेकंड आएगा चैप्टर, तब उसमें हम आपको एसिड बेस सॉल्ट से मिलवाएंगे। और इस चैप्टर में हम आपको फिलहाल मिलवाएंगे नहीं, किसी से बस दिखाएंगे, ठीक है ना। उसमें मिलवाएंगे, चखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, दिखाएंगे वैसे, ठीक है। तो इसमें आप और क्या लिखोगे? नेसेसरी कंडीशन आप बनाओगे पॉइंट, और इसमें आप लिखोगे क्या लिखोगे? नेसेसरी कंडीशन। कौन कौन सा कंडीशन भैया देखो उसमें, हाँ, नेसेसरी कंडीशन सच एज conditions such as temperature, comma, pressure and catalyst etc are mention above the arrow, याद है? अभी आप एरो बोल रहे थे जब तीर लगाते बीच में इक्वल टू। तो हर रिएक्शन अपने आप नहीं होता,
हर रिएक्शन अपने आप नहीं होता। कुछ रिएक्शन को होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन की क्या होती है, जरूरत क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है होने के लिए कुछ रिएक्शन को। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, कौन है, हाइड्रोजन गैस है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये गैस है ना, क्या बताओ ये H2 गैस है, N2 गैस, ये नाइट्रोजन, ठीक है ना, 2 गैस होगा, ठीक है ना, N2। तो इसको मैं बैलेंस कर लूंगा यहां, ठीक है, ये हो गया बैलेंस, खैर छोड़ो। तो ये नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या होता है, तो यहां बदबू आ रही क्या, हमारे यहां पर नाइट्रोजन भी है अभी आसपास, और कौन है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, फिर भी बदबू नहीं आ रही। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिएक्शन, अगर रिएक्शन हो रहा होता तो क्या होता, बदबू आ रही होती ना। तो ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं होता, अपने आप इन्हें करवाना पड़ता है अलग अलग कंडीशन पर। जैसे प्रेशर देना पड़ता है, क्या क्या देना पड़ता है भाई, प्रेशर। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, जैसे मान लो 300 एटीएम, क्या लिखते हैं 300। ये एटीएम क्या होता है, पैसा वाली मशीन नहीं होती, प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है, क्या होती है। जैसे मान लो कपड़े लाते हो, कपड़े क्या बोलते हो, 3 मीटर, क्या बोलते हो 3 मीटर। तो मीटर क्या है, यूनिट, क्या है मीटर। ऐसे ही जो प्रेशर होता है उसको मेजर करते हैं एटीएम में, किसमें, और भी होता है यूनिट, बार होता है, बार 3 बार 4 बार, है ना। पास्कल भी होता है, क्या होता है, पढ़ा होगा तुमने 9th में पास्कल वगैरह, नहीं। तो ये सब क्या है, यूनिट है प्रेशर की, क्या है, लेंथ की भी तो होती है यूनिट, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर होती नहीं है। ऐसे ही प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, क्या होती है बताओ, एटीएम होती है ना। तो एटीएम होती है प्रेशर की यूनिट। तो यहां पर क्या दिया, देखो इतना एटीएम प्रेशर देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तब ये होता है रिएक्शन। अगर इससे कम हो तो नहीं होगा रिएक्शन। प्रेशर खूब लगाना पड़ता है, ज्यादा होगा तो आराम से हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बताओ, एक यहां पर वर्ड आएगा कैटलिस्ट, क्या आता है, कैटलिस्ट, पहली बार सुन रहे हो ना। जो मेरे कोचिंग का नाम है कैटलाइजर एकेडमी, वो मैंने इसी पर लिखा हुआ, कैटलिस्ट, किस पर बेस्ड, कैटलिस्ट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। ये कुछ ऐसे नेसेसरी कंडीशन होते हैं जिसकी प्रेजेंस में क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शंस नहीं होते हैं, ऐसे रिएक्शंस नहीं होते हैं ना। तो नेसेसरी कंडीशन जो होता है ना, वो हम कहां लिखते हैं, एरो के ऊपर या नीचे, कहां लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करता है, क्या करता है। अब तुम यहां पढ़ने आए हो ना, आप एग्जाम में जाओगे तो मैं खुद जाऊंगा एग्जाम में, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप जो एग्जाम में लिखोगे उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। एग्जाम में कौन बैठेगा, आप बैठोगे, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। ऐसे ही कैटलिस्ट होता है, वो खुद प्रोडक्ट में नहीं बनता। यहां प्लेटिनम है ना, जो है ये क्या है, प्रोडक्ट है ना, इसमें कहीं पीटी है, खुद यूज नहीं होता प्रोडक्ट में, लेकिन ये केवल हेल्प करता है रिएक्शन कराने में, रिएक्शन करवाने, ठीक है ना, हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। स्लो स्लो हो रहा होगा तो फास्ट कर देगा, और फास्ट हो रहा होगा तो स्लो कर देगा, ठीक है ना, ये काम करता है ये। तुम अगर कहीं इधर उधर भटक रहे होंगे किसी और रास्ते पर, तो आपको आपके माता पिता, आपके टीचर्स, गुरुजन आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाते हैं ना, भटकने से आपको बचाते हैं। तो माता पिता गुरुजन कौन हुए आपके लिए, कैटलिस्ट, कौन हुए, कैटलिस्ट, है ना। तो इसलिए हमने क्या नाम रखा हुआ है अपने एकेडमी का, कैटलाइजर एकेडमी। हम आपको कंट्रोल करते हैं ना।
लेकिन पेपर तो आप ही दोगे, है ना। देखो तो यहां पर क्या हुआ, H2 प्लस N2 ये रिएक्ट करके क्या कर रहा है, ये बना रहा है अमोनिया। तो इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, और वो कौन कौन था, कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। अगर ये सब रिएक्शन में यूज होगा तो उसे हम लोग कहां लिखते हैं, एरो के ऊपर या नीचे, कहां लिखते हैं, हाँ, मेंशन अबोव द एरो, यहां पे लिखो अबोव द, अबोव और बिलो कर दो ना, और बिलो द एरो, है ना, एरो के नीचे या ऊपर हम लिखते हैं। नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया। ये चीजें होती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग कहाँ कैसे, ठीक है। इसमें एक वर्ड और लिख दो, कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है ना, और तुम फिर बाद में ना मुझसे पूछोगे कैटर क्या होता है, कैटलिस्ट, कैटर LYS के बाद क्या आएगा, T, क्या आएगा, ER जोड़ दोगे तो कैटलाइजर बन जाएगा, ठीक है ना। T को हटा करते हैं, लिखो द सबस्टांस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल। खैर ये जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट सही नहीं है, एग्जैक्ट जो सही है ना वो आप पढ़ोगे 12th क्लास में। हम फिलहाल से कह सकते हैं कि एक सबस्टांस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, रेट मतलब स्पीड को, ठीक है ना। द सबस्टांस विच कंट्रोल the rate of reaction, control the rate of reaction, ठीक है ना, without involving in the formation of product, मतलब जो बनेगा प्रोडक्ट उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है ना। ये केवल कंट्रोल करता है, स्लो हो रहा है तो फास्ट, और फास्ट हो रहा है तो स्लो होता है, ठीक है ना, कंट्रोल करता है क्योंकि किसको, रिएक्शन को। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आ गया, लिखो हेडिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आएगा कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं बच्चे, पता है क्यों करते हैं बैलेंस। चलो आप चेक करते हैं, ठीक है। देखो आपने ना एक रूल पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पता क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा why did need to balance the chemical reaction। ये क्वेश्चन क्या है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है ना, क्यों करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, टू ओबे, इसका जो आंसर होगा आप लिखोगे टू ओबे द फॉलो, टू ओबे द लॉ, लिखो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, that is the
mass can neither be created nor be destroyed, मतलब ना तो कभी मास कोई बनती है और ना ही मास वेस्ट होता है ना, मतलब फॉर्म भी नहीं होता और बनता भी नहीं है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका पता है कहां मिलता है देखने को? आटा चक्की वाला देखा है तुमने? जो गेहूं दे के आते हैं वो हमें आटा देता है। जितना किलो हम उसे गेहूं देते हैं वो हमें आटा उतना ही किलो तौल के वापस देता है ना। गए हो लेने के लिए? नहीं गए लेने के लिए? चक्की पे गए हो? चक्की पे गए हो आटा गेहूं देने? सच में गए हो? जब देने गए होंगे तो गेहूं से तौला होगा, तौल के लिख लिया होगा बोरी पे ना, जिसमें गेहूं होता है उसमें वो लिख देता है मार्कर से कि 25 किलो गेहूं, है ना। 2 दिन बाद जब आप जाते हो लेने के लिए चक्की वाले के पास आटा, तो उसे फिर तौलता है ना। अगर कम होता है तो क्या करता है? ऊपर से डाल के इक्वल कर देता है ना, 25 किलो ही। और अगर ज्यादा हो गया तो निकाल भी लेता है ना। तो वो भी जानता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो भी बैलेंस करता है आटा को, है ना। तो वही हम लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट भी ऐसे ही करते हैं ना, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए हर जगह, केमिकल इक्वेशन में भी। अभी आपको दिखाता हूं कैसे। देखो एग्जांपल हम लोग अभी यहां पर देखेंगे। देखो अभी आपने क्या लिया था? N2 गैस लिया था, साथ में क्या लिया था बताओ? H2 गैस लिया था ना। तो N2 गैस प्लस H2 गैस मिलकर क्या बन रहा था? अमोनिया। क्या बन रहा था? NH3। इसको अभी बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस, क्योंकि यहां कितने बताओ नाइट्रोजन है? 2। यहां कितने हैं? 1। क्या बैलेंस है? नहीं है। ये तो आपने एटम देख लिया। अगर हम इसका मास देखें, जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हो गए इधर वाले सारे। बताओ एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? पता है किसी को? 14 होता है। कितना होता है? यहां कितने नाइट्रोजन है बताओ? 2। तो 2 से 2 हो जाएगा, कितना हो गया बताओ? 28 ग्राम। कितना हो गया? यहां बताओ कितने हाइड्रोजन है? 2। एक का कितना होता है? 1 ग्राम। 2 से 2 कितना होगा बताओ? 2 ग्राम। कितना हो गया भाई? मतलब 28 ग्राम इधर से नाइट्रोजन प्लस 2 ग्राम कौन है? हाइड्रोजन। ये 1 ग्राम हमको याद करना पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई 1 H का 1 ग्राम होता है, 1 नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है। आप इसे बोलते हो एटॉमिक मास। क्या बोलते हो? तो आपको याद नहीं है? थोड़ा बहुत याद रहता ही है, कोई बात नहीं, याद नहीं है। 28 और 2 कितना बताओ? इस तरफ कुल कितना हो गया? 28 और 2 30 ग्राम। टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास रिएक्टेंट साइड कितना है? 30 ग्राम। इधर कितना काउंट करते हैं? यहां पर कितने नाइट्रोजन है? 1 का कितना होगा? 14। H कितने है बताओ? 3। तो 3 इंटू कितना? 1। कितना होगा बताओ? 17 ग्राम। अरे भैया तुमने लिया तो 30 ग्राम और निकला कितना? गलत बात नहीं है। जितना इधर है उतना ही उधर भी होना चाहिए। अब इक्वल नहीं है, हमने लिया तो इतना गेहूं था, चक्की में इतना गेहूं डाला 30 ग्राम, आटा कितना निकला? 17 ग्राम। क्या लेगा तो अपना आटा उल्टा बोले पूरा करके दे, है ना। हाँ ये देखो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है ना, तो ये इक्वल भी नहीं है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं? अनबैलेंस नहीं बोलते। अब वो तो वो बोलेंगे जिन्हें पढ़ नहीं रखा। अब तो लोग पढ़ जाओगे के बाद। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या बोलते हैं? ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस नहीं है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ, यही बोलते हैं। लिखो, यहां पे लिखो इधर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये आप लोग ना हेडिंग बना लेना, मैंने तो ऐसे साइड में लिख दिया, ठीक है ना? आप उसमें हेडिंग बना लेना। ये लिखने के बाद देखो, पहले आपको ये लिखना है, ठीक है ना? क्वेश्चन, फिर ये आंसर, फिर आपको ये लिखना है, और इसी के नीचे आप ये लिखना स्केलेटल, नहीं है भी, स्केलेटल है, स्केलेटल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या होता है ये? द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन which are not balanced is called skeletal केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना? स्केलेटल मतलब बैलेंस नहीं है। को नाम कितना अच्छा रखा हुआ है, हिंदी में कहते हैं कंकाली, कंकाल तो कंकाल, कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है ना? स्केलेटल, ये बैलेंस है क्या? ये बैलेंस है बेटा, तो क्या बोलेंगे इसको? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर कभी कहा जाए राइट द केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो बिना बैलेंस वाला लिख देना। ठीक है? तो हम बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है। ठीक है ना? उसके पालन हमको करने पड़ते हैं, वरना होगा नहीं। ये लिख लिया भाई? ये लिखा था? फटाफट लिखो, लिखो। देखो, तो इसको अगर मैं बैलेंस कर दूं, अगर मैं बैलेंस कर दूं इसको, किसको? N2 था मेरे पास प्लस H2 था, क्या बना था? NH3। यहां N कितने बताओ? 2। यहां कितना है? 1, 2 लगा दो। बैलेंस करना स्टेप बाय स्टेप वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। आज मैं केवल आपको यहां तक सिखा रहा हूं कि बैलेंस करने से क्या होता है और बैलेंस नहीं करने से क्या होता है। बैलेंस नहीं करने से देखो ये हुआ था 30 ग्राम इधर, 17 ग्राम इधर, मास अलग अलग है दोनों साइड। अगर बैलेंस कर देंगे, यहाँ कितना एन हो गया? 2। कैसे करता हूँ बाद में बताऊंगा आपको तरीका, अगली क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। ठीक है ना? यहाँ 2n था, यहाँ हमने 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगाने से h कितने हो गए? गिनो, 3h यहाँ था, गुना 2 से 3 इंटू 2 6 आएगा। यहाँ कुल कितने हैं बेटा? h 6। यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ पे तो कुछ करते नहीं, यहाँ 3 लगा दो, 3 2 जा, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन। अब देखो इसका मास इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? आओ चेक करते हैं। 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो बताओ 2 कितना हो जाएगा? 14 2 28 हो गया। 1 H का बताओ कितना होता है? 1 कुल H कितने हैं? 6। कितना हो गया? 6 ग्राम। ऐड करने पर बताओ कितना आया? 34 ग्राम। कितना आया? यहां देखो कितने N है बताओ? 2 N है ना, तो 14 इंटू 2 प्लस H कितने हैं? 6, तो 1 इंटू 6 बताओ कितना आया? 28 ग्राम हो गया, प्लस 6 कितना आया? 34 ग्राम। और यहां पे कितना? बैलेंस करने से क्या हो रहा है? मास इक्वल आ रहा है ना? तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ओबे कर जाए, इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है? समझ आ रहा है ना? हेयर आप यहां लिख दोगे
here law of conservation of mass ओवे, ठीक है ना, ओवे हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास अपन लोग ये रखेंगे, ठीक है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। डिटेल में समझेंगे, एग्जांपल भी ना बहुत सारे करके आपको दिखाऊंगा, 2 इजी मेथड्स हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। तब तक अपना इसको नोट्स को बना लो ना, बहुत अच्छे से लिख लो इसको, आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बहुत बहुत ख्याल रखो। थैंक यू, धन्यवाद।